Hello everyone. This is the third and last part of chapter 2 that is sources of corporate finance. ठीक है. So last lecture में हम लोगों ने डिबेंचर उसके फीचर्स और उसके टाइप्स पढ़े थे. आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एडीआर, जीडीआर, बॉन्ड एंड कमर्शियल बैंक. ठीक है. तो जब भी कंपनी को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसा चाहिए रहता है, जैसे फॉर 6 ईयर टू 36 मंथ्स, तो कंपनी क्या करती है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है. ठीक है. जब भी कंपनी जिससे भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, कंपनी उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी और बदले में कंपनी उसको डिपॉजिट रिसिप्ट देती है. देन टर्म ऑफ डिपॉजिट जो भी रहता है, 6 महीने, 12 महीने, ठीक है, 18 महीने, 36 मंथ्स, ये कहाँ पे मेंशन रहेगा? आपके डिपॉजिट रिसिप्ट पे मेंशन रहेगा. देन डिपॉजिट जो रहते हैं वो या तो सिक्योर्ड लोन हो सकते हैं या तो अनसिक्योर्ड लोन हो सकते हैं. एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डिपॉजिट में कंपनी जो भी पैसा एक्सेप्ट करती है, चाहे जिस भी नाम से करे, उसको वो क्या बोल देती है? डिपॉजिट बोल देती है. बट कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जिनको वो डिपॉजिट में कंसीडर नहीं करते हैं. जैसे कि ऐसी 8 कैटेगरीज होती है जिनको डिपॉजिट में कंसीडर नहीं किया जाता. पहला है कि आपने किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से पैसा रिसीव किया है. दूसरा है आपने किसी बैंकिंग कंपनी से लोन लिया है. तीसरा है आपने किसी फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल बैंक से पैसा लिया होगा. चौथा है कि एक कंपनी ने अगर दूसरी कंपनी से पैसा रिसीव किया होगा. पांचवा है कि किसी कमर्शियल बैंक ने कोई अमाउंट रेज किया रहेगा, आपने किसी कमर्शियल बैंक से कोई पैसा रेज किया रहेगा. देन आपने कोई भी पैसा बॉन्ड इशू करके रेज किया रहेगा, या कोई भी पैसा आपने ट्रस्ट में रिसीव किया है, या तो आपने शेयर या डिबेंचर बेच के कोई भी पैसा रिसीव किया है. तो ये 8 कैटेगरीज को छोड़ के कंपनी कुछ भी बोल के पैसा रिसीव करेगी, उसको वो क्या बोल देगी? डिपॉजिट बोल देगी. देन द नेक्स्ट इज बॉन्ड. तो बॉन्ड जो है वो डेट सिक्योरिटी होती है, यानी कंपनी के लिए लोन होता है. ये फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कंपनी बोलती है कि भाई हम आपको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक इंटरेस्ट देंगे और मैच्योरिटी पे आपका पूरा पैसा आपको रीपे कर देंगे. ठीक है. बॉन्ड क्योंकि लोन होता है, तो जितने भी लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं उन सबको क्रेडिटर्स बोला जाता है. उनको इंटरेस्ट मिलता है और वो भी फिक्स रेट पे मिलता है. हर बॉन्ड की एक मैच्योरिटी डेट होती है और उस मैच्योरिटी डेट पे कंपनी को कैश में वो पैसा लौटाना पड़ता है. देन बॉन्ड के फीचर्स क्या है? तो पहला है नेचर ऑफ फाइनेंस. तो बॉन्ड डेट फाइनेंस है, यानी एक कर्जा है. ये आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यानी कंपनी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इशू होता है, जैसे कि 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 25 ईयर्स, 50 ईयर एक्सेट्रा. देन स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर्स. तो जितने भी बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, क्योंकि बॉन्ड डेट है, बॉन्ड कर्जा है, तो जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं. क्रेडिटर्स यानी नॉन ओनर्स होते हैं, मालिक नहीं होते, तो उनको जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका भी नहीं मिलता, वोट करने का भी मौका उनको नहीं मिलता. देन आया रिटर्न ऑन बॉन्ड. तो आपको बॉन्ड पे क्या रिटर्न मिलेगा? फिक्स रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा और रेगुलर इंटरवल्स पे मिलेगा. देन रीपेमेंट. तो बॉन्ड जो रहते हैं वो क्योंकि लोन है, तो कंपनी को स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट कंपनी ने रिसीव किया रहेगा वो उसको रीपे कर देना पड़ता है. देन नेक्स्ट आया एडीआर, जीडीआर. तो भाई इंडिया में अगर कोई भी कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स बेचना चाहती है, वो चाहती है कि उसके जो शेयर्स है वो मार्केट में ट्रेड हो, तो उसको अपनी कंपनी को एनएससी या बीएससी पे लिस्ट करवाना पड़ता है. ठीक है. बट एज वी नो कि अभी फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी के दौरान हम लोग इंडिया में, तो इंडिया में और इंडिया के बाहर भी जाकर के अपने शेयर्स बेच सकते हैं. ठीक है. अगर आपको इंडिया के बाहर जाके अपने शेयर्स बेचते हैं तो आपको फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना पड़ेगा. बट एज वी ऑल नो हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज के भी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. ठीक है. तो जो कंपनी उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर सकती है और अपने जो शेयर्स रहते हैं उनको फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करवाना चाहती है, वो कंपनीज क्या करती हैं? वो लोग क्या करते हैं? एडीआर, जीडीआर इशू करके फॉरेन कंट्रीज में अपने शेयर बेचते हैं. ठीक है. अब एडीआर, जीडीआर जो रहते हैं वो या तो यूरो या तो डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में इशू होते हैं. ठीक है. देन एडीआर और जीडीआर दोनों भी डिपॉजिटरी रिसिप्ट है. बस फर्क इतना है कि अगर वो जो डिपॉजिटरी रिसिट है वो यूएसए में ट्रेड हो रही है तो आप उसको एडीआर बोलोगे, और बाकी किसी भी दूसरी कंट्री में अगर ट्रेड हो रही है तो आप उसको जीडीआर बोलोगे. ठीक है. देन कंपनी, कोई भी व्यक्ति है जो आपके कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, भले एडीआर जीडीआर के थ्रू ही खरीद रहा है, बट वो बेनिफिशियल ओनर है और उसने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जो भी पैसे उसने इन्वेस्ट किए उसके बदले में उसे कुछ तो मिलना चाहिए. तो कंपनी उसको डिविडेंड का पेमेंट करती है उसके बदले में, बट कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी. ठीक है. तो कंपनी क्या करेगी? अपने होम करेंसी में पेमेंट करेगी. फॉर एग्जाम्पल इंडियन कंपनी है तो रुपीज में पेमेंट करेगी, यूएसए की कंपनी है तो डॉलर्स में पेमेंट करेगी.
तो वो अपने होम करेंसी में पेमेंट करेगी और जो डिपॉजिटरी बैंक रहेगा वो इन्वेस्टर की करेंसी में पे करके उसको डिविडेंड का अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। देन द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज अ कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक वो बैंक्स होती हैं जो इंडिविजुअल्स को एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को लोन प्रोवाइड करती हैं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, हर तरीके का लोन जो है वो कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स क्या करती हैं, जिन इंडिविजुअल के पास पैसा है, जो डिपॉजिटर्स है, उनसे पैसा ले लेती हैं, उनकी जो सेविंग्स है उनसे पैसा ले लेती हैं और उसी पैसे का इस्तेमाल करके वो लोगों को या तो कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड कर देती है। देन कमर्शियल बैंक जो है वो कंपनीज को लोन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, कंपनीज के डिबेंचर्स, कंपनी के शेयर्स खरीदती हैं, कंपनी की सिक्योरिटीज को अंडरराइट करती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज? आगे हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013 उनके कम से कम 90% शेयर जो है वो सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। व्हाट इफ नहीं हुए तो कंपनीज को जितने पैसे आए भी हैं वो भी उनको क्या करना पड़ेगा, रिफंड कर देना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में कंपनीज जो है वो बैंक्स की मदद लेती हैं। बैंक उनकी सिक्योरिटीज को अंडरराइट करता है, यानी बैंक उनको गारंटी देता है कि वो उनकी सिक्योरिटीज को बिकवाएगा और अगर वो उनकी सिक्योरिटीज को नहीं बिकवा पाया तो जितने भी अनसोल्ड सिक्योरिटीज है, अनपरचेज सिक्योरिटीज है, बैंक उनको खुद खरीद लेगा। ठीक है, और बदले में कंपनीज बैंक को अंडरराइटिंग कमीशन दे देती है। डिबेंचर्स के केस में 2.5% और शेयर्स के केस में 5%। इससे क्या होता है, बैंक को कमीशन मिल गया, बैंक की कमाई हो गई और कंपनीज के भी शेयर्स बिक गए तो उनको भी रिफंड वगैरह करने का झंझट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देन बैंक्स जो है वो बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करती हैं अपनी जो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनको लोन डिसबर्स करने के लिए, जिसमें से पहली है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको मिलती है, करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलती है। ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म फैसिलिटी होती है 15 डेज से लेकर के 90 डेज तक की, जिसमें बैंक आपको कुछ पैसा ड्रॉ करने का, विड्रॉ करना अलाउड करती है। इवन तो अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भी है तो भी बैंक आपको एक सर्टेन लिमिट तक पैसे विड्रॉ करने की परमिशन दे देगी। ठीक है, और उसके बाद जितने पैसे आप विड्रॉ करोगे उस अमाउंट के ऊपर बैंक आपसे क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। देन सेकेंड इज अ कैश क्रेडिट। ठीक है, बैंक आपको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए कैश क्रेडिट देती है। कैश क्रेडिट जो है वो सेम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तरह ही काम करता है। आप जितना चाहे उतना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, यानी जितना आपको मिला हुआ है लिमिट, उस लिमिट से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। बस आपको कुछ सिक्योरिटी मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको कुछ गुड्स प्लेज करने पड़ेंगे, हाइपोथिकेट करनी पड़ेंगे और बैंक उसके ऊपर आपको क्या करेगी, इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। ठीक है, एंड इसके ऊपर भी आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो आपको अमाउंट बोरोड पे करना है और क्रेडिट लिमिट सैंक्शन पर नहीं करना है। यानी समझो बैंक ने आपको 5 लाख रुपीज विड्रॉ करना अलाउड किया है बट आपने उसमें से सिर्फ 2 लाख रुपए ही विड्रॉ किए, तो आपको विड्रॉल अमाउंट पे यानी 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट पे करना है, 5 लाख रुपीज पे इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, थर्ड इज अ कैश लोन, कि आप बैंक में गए और बैंक ने आपको सिर्फ बोला, आपने बैंक को सिर्फ बोला कि भाई मेरे को इतना पैसे कैश में चाहिए, बैंक ने आपको कैश दे दिया और बदले में आप क्या दोगे, बैंक को इंटरेस्ट दोगे। ठीक है, देन आया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। नाउ बिल ऑफ एक्सचेंज हम सब लोग को पता रहता है, हम लोग बीके में पढ़ते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति उधारी पे सामान खरीदता है तो जो व्यक्ति खरीद रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। ठीक है, क्योंकि वो बिल ड्रॉ करेगा और जो बेच रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रॉवी। देन ड्रॉवर जो रहता है वो बिल बनाता है, उसमें वो लिखता है कि मैंने इस व्यक्ति को उधारी पे सामान बेचा है। ठीक है, फिर वो बिल लेके ड्रॉवी के पास जाता है, ड्रॉवी को साइन करवा के लेता है कि भाई तुमने मुझसे उधारी में सामान खरीदा और तुम मुझे 1 महीने के बाद वो मेरा पैसा क्या कर दोगे, रिफंड कर दोगे। देन मेच्योरिटी डेट पे ड्रॉवर वो बिल लेके वापस ड्रॉवी के पास जाता है और उसके बाद उससे वो पैसा ले लेता है। ठीक है, बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जो ड्रॉवर है उसको मेच्योरिटी डेट से पहले ही पैसों की जरूरत पड़ गई, तो अब क्या होगा, तो ऐसे केस में जो ड्रॉवर है वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो रहता है वो बैंक के पास में लेके जाता है। ठीक है, बैंक उससे बिल ऑफ एक्सचेंज ले लेती है और उसको डिस्काउंट करती है। जितने अमाउंट का बिल ऑफ एक्सचेंज है बैंक उसको पूरा पैसा नहीं देगी, क्योंकि फिर बैंक का क्या फायदा है, तो बैंक उसको कुछ डिस्काउंट करके देगी। समझो आपको 100 रुपए का बिल है तो बैंक आपको 95 रुपीज देगी और 5 रुपीज बैंक आपको डिस्काउंट कर देगी। ठीक है, बैंक आपको पूरे 100 रुपए नहीं देगी। देन जब भी मेच्योरिटी आएगा तो बैंक वो बिल लेके जाएगी ड्रॉवी के पास में और उससे पूरा का पूरा 100 रुपए ले लेगी और जो 5 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया था, मतलब कम पे किया था, वो क्या हो जाएगी, बैंक की इनकम हो जाएगी। ठीक है, सो विद दिस ये जो चैप्टर है, पर्टिकुलर चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, यहीं पे हो जाता है खत्म।
इसके जो नोट्स है वो मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आपको वो नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 2 में एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इतना भी अच्छे से पढ़ लिया और ये नोट्स एक बार आपने रिफर कर दिए तो दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ऑल द लेक्चर्स एंड बाय बाय, टेक केयर।